हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारे चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दे ताकि पढ़ते वीडियो। हेलो फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेडागोजी है, सीडीपी का। और ये मेरा जो है पार्ट 2 वीडियो है जो कि जनवरी 2012 में ये पूछा गया है। तो जनवरी 2012 का मैं प्रश्न पेपर लेके आया हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं और जो टॉपिक हैं उसे पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा परीक्षा से पहले कि हम कितना नंबर ला सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उसी पैटर्न में, तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करें। तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड, वो है हमारा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसे कि संवेदी प्रेरक भी कहते हैं, अवस्था किसके साथ संबंधित है। जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के जो अनुसार है, तो जो संबंधित है किसके साथ संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है, और दूसरा है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तीसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। चौथा है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो जो पियाजे का इंद्रिय गामक अवस्था जो है उसका जो सही आंसर होगा, किस अवस्था में रखती है, किससे संबंधित है, इसका सही जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा दूसरा। क्योंकि जो इंद्रिय गामक है, पियाजे ने इसमें कहा था 4 भागों में बांटा गया था। पियाजे ने जो अवस्थाओं को बांटा गया था 4 चरणों में, तो पहला चरण था इंद्रिय गामक। तो इंद्रिय गामक जो अवस्था होता है बच्चों का, वो 0 से 2 वर्ष होता है। तो 0 से 2 वर्ष जो शिशु होते हैं वो संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदन करते हैं। मतलब वो किसी भी चीज़ को छू के वो महसूस करते हैं। उसकी स्मृति होती है। अगर वो बिल्ली को एक बार देख ले तो दूसरी बार अगर वो बिल्ली आती है तो पहचान लेते हैं कि हाँ ये बिल्ली है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कुत्ता भी आ जाए तो लगता है कि ये भी बिल्ली है। तो उसका जो स्मृति होता है, एक दिमाग में एक फोटो बन जाता है कि हाँ ये चीज़ है। तो उसका जो संवेदी अनुभवों का जो शारीरिक क्रियाओं के साथ उसका संवेदन करते हैं, और संसार जो अन्वेषण करता है, और अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। तो जो इंद्रिय गामक अवस्था की ये अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण ये प्रमुख विशेषता होती है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, मैं पूरा डिटेल में बताते जाऊंगा ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर आप डिटेल वीडियो ना भी देखें तो इसे देख के आप आराम से समझ सकते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों व विकास कर सकता है। तो शिक्षक जो है नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा चौथा। जो इसमें जो कहा गया है कि कोहलबर्ग ने बच्चों के जो कार्य की अपेक्षा उनके नैतिक न्याय के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। जो कोहलबर्ग जी थे, तो उनके जो अनुसार क्या था कि बच्चों में एक नैतिक मूल्य का विकास करने के लिए उन्हें नैतिक मुद्दों पर, तो क्या अगर नैतिक विकास करना है बच्चों में तो उसे नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चाओं में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वो नैतिकता उसके अंदर एक नैतिकता की गुण आए। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है 18। इसमें कहा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे अगर छोटे बच्चे हैं उसके समवयस्क, जो उसके जैसे जो बच्चे हैं उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा प्रोत्साहित करने से, पहला है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके
से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सके। तीसरा है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। चौथा है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। जो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा चौथा। समवयस्क बच्चों को इसलिए शामिल किया जाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। अगर छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने जो करवाते हैं तो उनका क्या होगा कि सामाजिक विकास होता है, क्योंकि बड़े शिक्षार्थी छोटे बच्चों के साथ बैठते हैं तो छोटे शिक्षार्थी के प्रति क्या होता है, प्रति तथा उसके जो छोटे शिक्षार्थी बड़े शिक्षार्थियों के प्रति एक दूसरे के प्रति अनेक कुछ दृष्टिकोण न केवल उनके अनुभवों में है ना, वरन क्या होता है उनके सामाजिक कौशलों में भी परिवर्तन होने लगते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को भी बड़े बच्चों के साथ बैठने के लिए, समवयस्कों के साथ बैठने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके सामाजिक कौशल सीखते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है वह जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर वो बच्चा क्या हो, निर्योग्य हो, तो प्रवेश क्या कहता है, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, या बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने के प्रस्ताव किया जाना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, या फिर है सहकारी योजना के विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा दूसरा। इसमें कह रहा है कि बच्चों को निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कहा गया है जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, पहली बार, तो क्या होता है शिक्षक को उनकी निर्योग्यता के आधार पर उसे एक विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव इसलिए देना चाहिए क्योंकि ऐसे जो बालकों जो निर्योग्य होते हैं, ऐसे बालकों की क्या होता है कि अधिगम और समायोजन संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो जिससे कि उनमें हीन भावना का विकास हो सकता है। क्योंकि अगर कोई बच्चे निर्योग्य होते हैं तो उसको विशेष व्यवस्था दी जाती है, और उसके साथ जो दूसरे सामान्य बच्चे होते हैं तो उनके सामने उसको हीन भावना आती है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां गलतियां होती है किस ओर संकेत करती है? तो शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक पर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पर, सीखने की अनुपस्थिति पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा तीसरा। ये जो निर्भर करती है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पर, 20वां का जो आंसर है तीसरा, क्योंकि अभ्यास जो है, अभ्यास के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। अभ्यास अगर रोक देने पर क्या होगा, यह संबंध कमजोर पड़ने लगेगा। तो इसलिए क्या होता है, तो समस्या जो होती है उसका समाधान के लिए है ना, शिक्षार्थियों को जो त्रुटियां करने लगते हैं, क्या होते हैं वो त्रुटियां करने लगते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए कि अधिगम प्रक्रिया की जो त्रुटि रहित बनाने के लिए हमें यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे दृश्य सामग्री की आवश्यकता होती है, ऑडियो विजुअल जो बेस्ट TLM माना गया है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान का वैज्ञानिक का पहला चरण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा तीसरा, समस्या के प्रति जागरूकता। क्योंकि अगर समस्या है, अगर आप जागरूक हैं तभी समस्या का हल करेंगे। अगर आप उस समस्या के प्रति जागरूक नहीं हैं, कोई भी बच्चा अगर जागरूक नहीं है तो वो हल नहीं कर सकता। अगर बच्चा जागरूक है कि नहीं, मुझे जो भी प्रॉब्लम है मुझे हल करना है, वो कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे और हल हो जाएंगे।
तो इसलिए कहा जाता है कि समस्या समाधान वह प्रक्रिया है, वो प्रतिमान होता है जिसमें कि तार्किक चिंतन निहित होता है समस्या में। और समस्या जो समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति में मुख्यतः 6 चरणों का अनुसरण भी किया गया है, जिसका कि प्रथम जो चरण है, जो 6 चरण जो किया गया है, उस 6 चरण में जो प्रथम चरण है वो समस्या के प्रति जागरूकता है। इसका 6 चरण है, जिसका कि प्रथम चरण क्या है, समस्या के प्रति जागरूकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, इसका जो ऑप्शन है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो यहाँ 2 जो है केवल आ गया है, जो 2 केवल जो है नेगेटिव है, इसे काट दें। यहाँ भी आ गया है तो ये आंसर नहीं होगा। अब है ये दोनों में है, दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए जो आपको सटीक लगे। तो यहाँ जो है अंतःक्रिया, अगर अंतःक्रिया कहीं आ जाए तो आप समझेंगे ये पॉजिटिव टेक वर्ड है। क्या है? पॉजिटिव टेक वर्ड। ये तीसरा आंसर सही होगा, इसका ज़्यादा एप्रोप्रिएट है तीसरा। तो तीसरा जो आंसर होगा वो सही होगा। इसमें कहता है कि अनुवांशिकता जो है हमें क्या होता है, विकसित होने की क्या क्षमताएं प्रदान करती है। इन क्षमताओं के जो विकसित होते हैं ना, अनुवांशिकता जो क्षमता हमारे अंदर विकसित होता है, होने के जो अवसर हमें कहाँ, वातावरण से ही मिलता है। वातावरण में सबसे अधिक एप्रोप्रिएट एक जो जगह है वातावरण है। और अनुवांशिकता हमें क्रियाशील पूंजी देती है और परिस्थिति हमें क्या करती है, इसको निवेश करने का अवसर प्रदान करती है, उसे जानने का अवसर प्रदान करती है। अतः मानव जो होता है क्या होता है, व्यक्तित्व और अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया है। मतलब वातावरण और अनुवांशिकता दोनों होना चाहिए। तो अनुवांशिकता तो होगा ही, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वातावरण जो होना चाहिए वो भी सही होना चाहिए, तभी अंतःक्रिया करके एक अच्छा मानव व्यक्तित्व का परिणाम हो सकता है। आज का जो अगला प्रश्न है वो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो इसका जो 23 का जो आंसर होगा फ्रेंड वो पहला होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो मैं कुछ प्रश्नों को स्किप करता हूँ शॉर्ट में। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व रूप से ध्यान देने का महत्वपूर्ण है क्योंकि तो इसमें क्या कहता है कि बच्चों की जो विकास दर होता है वो भिन्न होती है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं आप देखेंगे 9 महीना में चलने लगेगा। कुछ बच्चे का जो है बोलना बहुत जल्दी शुरू कर देता है, कुछ लेट से करता है। तो वो विकास दर होता है बच्चों का भिन्न होता है, और वे जो है भिन्न तरीकों से है ना सीख भी सकते हैं। जैसे कि विकास की गति शिशुअवस्था एवं किशोरावस्था में तीव्र होती है। शिशुअवस्था और किशोरावस्था जिसमें जो तेजी से विकास होती है, किंतु जब बच्चे बाल अवस्था में हो जाते हैं तो विकास क्या होता है, मंद पड़ जाती है। तो क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो किसमें महत्वपूर्ण है, बच्चों की विकास दर में जो भिन्न होती है और भिन्न तरीकों के सीखते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक और आध्यात्मिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, अनुभविक। तो अनुभविक एक सीखने का एक अच्छा क्षेत्र है, अनुभव से सीखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगे तो यह इस बात का संकेत करता है, जब बच्चा कार्य करते पढ़ते पढ़ते उब जाता है, कार्य करते करते उब जाता है और बच्चों का जो उस कार्य में मन नहीं लगता है, तो इसका क्या संकेत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा,
क्या कहता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बच्चा उब रहा है तो संभवतः कार्य बार बार हो रहा है। आप देखेंगे कोई अगर कक्षा में तेज बच्चा है तो टीचर क्या करते हैं कि उस चीज़ को बार बार समझाते हैं, क्योंकि उस बच्चे के साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि एक बार में नहीं समझते हैं, वो 2 बार 3 बार 4 बार में समझते हैं। तो होता क्या है कि जो बच्चे पहली बार ही समझ गया तो दूसरी बार में थोड़ा उब जाते हैं, तीसरा बार में ज़्यादा उब जाते हैं। तो इस तरह से वो बार बार जो होती है समस्या का समाधान बार बार होती है, उससे क्या होते हैं बच्चे उब जाते हैं। तो किसी भी कार्य को, चाहे वो पढ़ने में हो या किसी आंतरिक रूप से जो भी कार्य बार बार होती है, ऐसी स्थिति में बच्चे उबते हैं, क्योंकि ये जो है अवैज्ञानिक तथा जो मनोवैज्ञानिक पद्धति में किसी भी कार्य को बार बार करने पे बच्चे उबते हैं, ऐसा कहा गया है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है कि पहला है सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो अगर शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का मतलब है कि जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होकर आजीवन चलते रहती है। तो ये जो संपर्क है ये चलते रहती है और वह अपने समाज के वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना सीख जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसमें सीख जाते हैं, उसमें ढल जाते हैं। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड 27वां। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। जो विकास का सिद्धांत है वो है दूसरा, कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ये सही बात है। अभी आपने पढ़ा होगा, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन था विकास क्या होते, भिन्न भिन्न होती है 23वां प्रश्न में। तो सभी की जो विकास दर होती है वो समान नहीं होती है। सभी की विकास दर जो होती है वो क्या होती है, विकास दर समान नहीं होती है। यह मानव का विकास जो है प्रमुख सिद्धांत है और इससे संबंधित अन्य सिद्धांत भी हैं, जैसे कि इसमें जो अन्य सिद्धांत हैं, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती है। विकास हमेशा क्या होती है, अरेखीय होती है। और अगला है कुछ कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास जो है जीवन मतलब जीवन से जो शुरू होता है, बच्चा जब पैदा होता है तभी से वो शुरू होता है जब तक कि वो मरण ना हो जाए। ये विकास दर चलते रहती है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड 28वां। मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो हैं। तो मानव विकास को विभाजित किया जाता है जो हैं। इसका जो सही आंसर होगा पहला। तो किधर से किधर, किस ओर से किधर, यहाँ पे बहुत सारे चरण दिया गया है। तो इसका चरण जो है मानव विकास जो होता है, पहला होता है वो क्या है, शारीरिक। तो इसमें जो शिक्षिका इसमें जो है पहला मानव का विकास को जो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा इसका चौथा होगा। तो पहला जो होगा वो मनोवैज्ञानिक होगा, उसके बाद संज्ञानात्मक होगा, फिर संवेगात्मक होगा, फिर शारीरिक होगा। तो विकास का जो मानव विकास के क्षेत्र के ये चरण है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। क्या चित्रों का प्रयोग करते हैं, फिर विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं शिक्षिका कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से
जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। तो यह उपागम जो आधारित है वो किस पर आधारित है? तो इसका जो आंसर होगा पहला, ज्ञान के निर्माण पर। क्योंकि जब बच्चे चित्र देखते हैं फिर जो है उसका चित्रों का प्रयोग करके बच्चे चर्चा करते हैं, फिर से जानकारी हासिल करते हैं, और जो पूर्व ज्ञान है बच्चे के पास उस चित्र के बारे में, तो वो भी उसमें बच्चे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इससे क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा डैश के कारण रोता है। तो बच्चा क्यों रोता है? आज क्यों रोता है? तो यहाँ है वियोग्य, दुश्चिंता या सामाजिक दुश्चिंता, या फिर संवेगात्मक दुश्चिंता, या फिर अजनबी दुश्चिंता। तो ये जो होती हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, जो कि संवेगात्मक दुश्चिंता। तो जो पहला जो चरण होता है बच्चा के 0 से 2 वर्ष तक, वो होता है संवेगामी चरण होता है, जिसमें कि बच्चे जो स्पर्श से पहचान लेते हैं। तो बच्चे जो हैं, जैसे कि ब्रिजेज ने अपने अध्ययनों में, ब्रिजेज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग 2 वर्ष की जो आयु तक के जो बच्चे होते हैं उसमें भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि जो संवेगों का विकास हो जाता है, क्योंकि बच्चे को माँ से अधिक लगाव किसी और से नहीं होता। माँ से सबसे अधिक लगाव होता है, जिसके कारण क्या होता है, वह दादी की गोद में, अपने जो माँ की गोद से है दादी की गोद में संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण क्या होता है, वो रोने लगता है। फ्रेंड, आज का ये अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे भी बेहतर वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं, जो कि सीटेट 2021 दिसंबर में होने वाला है। धन्यवाद।